बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। हालिया ज़मीनी इंतखाबात अभी भी बहस का मौजू है। हुकूमत कह रही है कि हमारी कारकर्दगी का नतीजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इतने बड़े पैमाने पर इन ज़मीनी इंतखाबात में फ़तह हासिल हुई है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर धांधली का शोर मचा रही है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला, वो अभी तक उस पर डेडलॉक है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। जहां हुकूमत का ये मौकफ है कि कोई कानून ये नहीं कहता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास होगी, तो अपोजिशन का वहां पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रवायत ये रही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होता है, इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए। और हमने 2018 में भी देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलक्टेंट थी उस वक्त की अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने पे, तो हुकूमत अपोजिशन ने काफ़ी सख्त स्टांस लिया था और अल्टीमेटली फिर पीएसी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो अपोजिशन को उसकी चेयरमैनशिप दी गई थी। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर मुआशी लिहाज से हुकूमत इस वक्त काफ़ी उसको चैलेंजेस का सामना है। एहसन इकबाल साहब के मुताबिक आइंदा 3 साल में मुल्क के मुआशी सिस्टम को चलाने के लिए तकरीबन 70 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। तो ये 70 अरब डॉलर्स कौन देगा, कहां से लाएगा? प्रोग्राम में इस पर भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अंदरूनी तौर पर काफ़ी इख्तलाफात का शिकार है। मियां जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने मियां जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो जो इंतखाबात में शिकस्त की बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं, और बाकी भी लोग जो हारे हैं वो ठीक हारे हैं, जो जीते हैं वो ठीक जीते हैं। क्या कहना था एग्जैक्टली राना सनाउल्लाह साहब को, आपको सुनवाते हैं। जवेद लतीफ़ साहब मेरे भाई हैं, लेकिन वो गलत कहते हैं, वो ज्यादती करते हैं। जवेद लतीफ़ साहब भी जेन्युइन सही हारे हैं। उनका गिला ये है कि मैं हार गया हूँ, राना तनवीर क्यों जीत गए। अगर राना तनवीर हार जाता ना, जवेद लतीफ़ साहब इस वक्त इंतहाई पुरसुकून होते। और वो दावा करते हैं बहुत बड़ा, वो कहते हैं मेरे हल्का खोलने का, वो कहते हैं कि तेरा खोले ऐसे फिर मियाँ साहब का भी खोल लेंगे ना। ये बड़ी अजीब बात, ये किसने कहा उन्हें? अगर किसी ने कहा तो हमें बताए ना, पहले मियाँ साहब को बताएं जी मुझे फलां आदमी ये बात कह रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें किसी ने कहा है। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसी गुफ्तगू के जवाब में मियां जावेद लतीफ़ साहब का क्या कहना था, आपको वो सुनवाते हैं। आज भी जो राना सनाउल्लाह साहब से पहले भी 2 लोगों ने, मुस्लिम लीग के 2 लोगों ने जो फरमाइशी प्रोग्राम किए, राना साहब ने फरमाइशी प्रोग्राम किए। यस बिल्कुल, ये फरमाइशी प्रोग्राम है। और राना साहब और ये फरमाइशी प्रोग्राम उन्हीं के कहने पे हुआ है जिनके मुतल्लिक मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सबूत हैं। 15-20 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब से मेरी पौना घंटा बात टेलीफोन पे। अच्छा। और मैंने ऑन ओथ कहा कि मेरे पास सबूत भी हैं और मुझे हरवाया गया है, मेरे पे क्रॉस लगाया गया, ये मेरे पास सबूत हैं। अब मुझे इससे आगे ज्यादा अपने पे बात नहीं करनी, मगर सनाउल्लाह साहब को ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी कहा कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को फैसलाबाद में काफी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो राना सनाउल्लाह साहब को इस पर इस्तीफा भी देना चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, मरकजी नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जो नून लीग की अंदरूनी लड़ाई है, राना सनाउल्लाह साहब कुछ बात कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब कुछ बात कर रहे हैं, आप काइंडली ये मसला हल करवा दें। कौन ठीक हारा है, कौन ठीक जीता है, किसके साथ ज्यादती हुई है? जी देखिए, दोनों मेरे बहुत ही मोतबर और मोअज़्ज़ज़ बड़े भाई हैं, तो लिहाजा उन दोनों के दरमियान तो मेरी को राय जो है वो तो इसी पर होगी कि अगर तो हमारे किसी के पास भी सबूत और शवाहिद हैं वो फिर सामने आने चाहिए। अदरवाइज तब जबकि वफाक में और पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, तो हम पार्लियामान में हों या ना हों, हमें अपनी जमात की हुकूमतों को मजबूत करने के लिए, उनको तकवीत पहुँचाने के लिए काम करना है। और दूसरा इसमें जो एक वे फॉरवर्ड है वो ये है, जो कि सदर जमात जनाब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है, कि वो फौरी तौर पर जमात के जो आला तरीन फोरम है, मरकजी मजलिस आमला है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनके इजलास बुलाए ताकि उन इजलासों में ये सारी गुफ्तगू हो, जिसकी जो राय है या सबूत है उनको सामने पेश करके क़यादत के सामने हम कोई रास्ता बना सके। हम सब नहीं जानना चाहेंगे
कि दूसरे सूबों में हमारे जो दोस्त लड़ रहे थे इंतखाबात, मर्दों ख़वातीन, उनका क्या तजर्बा था। तो अगर वो फोरम जब इवोक हो जाएंगे तो फिर ये जो गुफ्तगू आज मीडिया के जरिए हो रही है वो फिर वहाँ एक बेहतर तरीके से हो सकती है। मगर सर, राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जो लोग जीते हैं वो ठीक जीते हैं, जो हारे हैं वो ठीक हारे हैं, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लेम को भी जो है वो गलत कह रहे हैं। आप सेकंड करेंगे राना साहब की इस बात को कि जो लोग जीते हैं वो भी ठीक जीते हैं और जो इंतखाबात के अंदर हारे हैं वो भी ठीक हारे हैं? ये देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जहां जहां भी किसी को इस मामले में इश्यूज हैं उन्हें अदालत में लेकर जाना है। और अब 2.5 महीने हो गए हैं, काफी वक्त गुजर गया है, मजीद इस पर जाना चाहिए ताकि हम बजाय ये कि मैं और आप ये फैसला नहीं कर सकते कि किस जगह इलेक्शन दुरुस्त हुआ और किस जगह इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। सिर्फ ये अब ये है कि जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसके नताइज भी एक कहानी सुना रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो है बाय एंड लार्ज जिस जमात की नशिस्तें 8 फरवरी को दी गई थी वो उन्होंने वापस सर मैं बाई इलेक्शंस के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले इसी के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अता तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि इसमें आपसी बहुत इख्तलाफात हैं। शेर अफजल मरवत साहब कोई बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कोई और बात कर रहे होते हैं। तो चूंकि ये अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज्यादा, लिहाजा पीटीआई का चलना, इस कंपनी का चलना बहुत मुश्किल है। सर, सिमिलर सिचुएशन हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब और बात कर रहे हैं, मियां जावेद लतीफ साहब और बात कर रहे हैं। तो अगर वो कंपनी नहीं चलेगी तो ये कंपनी फिर इन हालात में कैसे चलेगी? दूसरा, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी मामलात को सेटल डाउन करने के लिए नवाज शरीफ साहब भी मुतहरक नजर नहीं आ रहे, या मियां साहब को सूट करता है कि इस तरह की डिबेट जो है वो होती रहे? नहीं, देखिए, एक तो अब ये कि वक्त खुद भी एक बड़ा बेरहम उस्ताद है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमारी ये सब जो डिबेट्स हैं वो माजी के बारे में ना, कि 8 फरवरी को क्या हुआ, क्या खराबी हुई या क्या ठीक हुआ। तो अब वक्त के साथ साथ ये जो माजी की डिबेट्स हैं वो धुंधला जाएंगी और हमें बहरहाल आगे बढ़ना है। मसलन वफाकी हुकूमत के सामने अभी बजट का बहुत बड़ा एक मरहला दरपेश है, अगले चंद हफ्ते बाद ही, अब अप्रैल के आखिर में हम मौजूद हैं तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर नया बजट आना है। तो वो ये सारे इश्यूज जो मुस्तकबिल के हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे और ये जो इलेक्शन की बहस है ये अब वक्त के साथ साथ धुंधलाना शुरू हो जाएगी। सर, वो तो धुंधला रही है, लेकिन अब ये नई बहस जो शुरू होगी है हालिया ज़िमनी इंतखाबात की, अभी हम लोगों ने देखा लाहौर से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई, गुजरात से कुछ जगहों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वीडियोस भी बल्कि सामने हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने रश की वजह से दोपहर में ही जो है वो फॉर्म 45 साइन करवा लिए थे। और कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने ये शिकवा किया कि उन्हें फॉर्म 45 सिरे से मिले ही नहीं और उन्होंने तहरीरी तौर पर भी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो शिकायत भी दे दी है। गुजरात में फिर हमने वो पहले से डब्बे भरने की शिकायत के हवाले से वीडियोस भी देखी जिसमें कैसरा इलाही साहिबा और कुछ और लोग जो हैं वो वीडियोस दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो डब्बे पहले से भरे हुए हैं। तो ये जो कुछ हुआ है सर इलेक्शंस में, आप समझते हैं कि ठीक इलेक्शंस हुए हैं, फेयर इलेक्शंस हुए हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो क्लेम है कि इंतखाबात में जो है वो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है वो क्लेम दुरुस्त है, या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, फेयर इलेक्शंस है? जी देखिए, इलेक्शंस पाकिस्तान में कभी भी बगैर शिकायतों के नहीं होते और हर एक को उनसे ज़रूर ऑब्जेक्शंस भी आती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी आती हैं। तो इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम की गई थी जब आज के जो धांधली का डंडोरा पीटने वाले हैं पीटीआई, उन्होंने NA 75 डस्का में, जो कि मेरे घर के करीब गुजरांवाला के एक हमसाये का हल्का है सियालकोट जिले का, उसके अंदर जब बदतरीन वहां बेजाब्तगी हुई, गोलियां चली, वोट स्लो किए गए, 20 प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर रीपोल करवाया और प्री पोल के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास अगर जो ऐसी शिकायत होंगी तो उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो रीपोल करवा सकें। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूंगा कि 2.5 महीने गुजरने के बाद पाकिस्तान के किसी भी हल्के में ये जो ढंडोरा पीटने वाले हैं धांधली का, वो कोई फैसला कुन सबूत नहीं ला सके कि जनाब यहाँ धांधली हुई है, वरना अब तक रीपोल हो चुके होते। नहीं तो सर, आपको फॉर्म 45 दुरुस्त सबूत नहीं लगते? क्योंकि वो तो इनको लेकर अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी चले गए हैं और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कोई फैसला नहीं आया।
यही मेरी इस्तदा है कि हमें बिल आखिर अपने इदारों पर ही कयास और एतमाद करना है। अगर जैसे जैसे वो पिटिशनरों के फैसले होंगे उसके मुताबिक नतीजे हो जाएंगे। ये जो एक मुस्तकिल फसाद और फितना है जिसकी बुनियाद पर एक सूबे के वज़ीर आला बड़के मार रहे हैं कि मैं उधर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। ये मत भूलें कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे करोड़ों भाई और बहनें की जिंदगियां बेहतर करने की जिम्मेदारी उन जमात को दी गई है जो इस वक्त सिर्फ फितना और फसाद और इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो हाकमियत की तरफ हम सबको तवज्जो देनी है। ये जो इलेक्शन के मामलात हैं, ये जैसे जैसे इदारों में से और अदालतों में से निकल कर आएंगे उनको डील कर लिया जाएगा। अब फोकस तो कम से कम ये होना चाहिए, मतलब वफाकी हुकूमत है कि मुल्क में महंगाई कम करें, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करें और बाहमी मुशावरत से एक मजबूत और पुरसकून हुकूमत को आगे लेकर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशत में कुछ इस्तेहकाम के जो हैं असरात नजर आना शुरू हो गए, उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा सर, ये बताइएगा आपके ख्याल में ये जो ज़मीनी इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जीत है, ये बयानिए की जीत हुई है या कारकर्दगी की बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लोगों ने वोट दिया और आप लोगों को इन ज़मीनी इंतखाबात में जीत मिली? क्योंकि अगेन अगर अनस नाउल्लाह साहब की बात करें, वो कहते हैं कि बयानिए को शिकस्त बयानिए से दी जा सकती है, ना कि 4 रुपए रोटी सस्ती करके। लेकिन मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि आप लोगों ने चूंकि रमजान पैकेज दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, फिर 4 रुपए रोटी सस्ती की, तो इस कारकर्दगी की बिना पर लोगों ने यकीन किया मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप पर और इन ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो आपके ख्याल में ये जो जीत है इसकी वजह बयानिया है या कारकर्दगी है? जी देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये ज्यादातर नशिस्तें वही थी जिसमें उस जमात ने कामयाबी जो हासिल की थी वो कामयाबी वापस मिली है। कसूर में कामयाबी वापस मिली है, लाहौर में कामयाबी वापस मिली है। जो फ्लिप हुई हैं सीटें वो गुजरांवाला जिले में एक वजीराबाद की सीट थी जो कि उस वक्त आजाद उम्मीदवार ने जीती थी, वो मुस्लिम लीग नून के अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से में आई है। या बाजौड़ में जो एक इनकी सीट थी तहरीक इंसाफ की, जो कि अब एक आजाद उम्मीदवार तो इलेक्शंस ही नहीं हुए थे ना वहां पर, तो जो है वो फ्रेश इलेक्शंस हुए। हाँ, तो उन्होंने कहा जी टिकट गलत दिया गया तो हम हार गए। इशू यही है कि अगर बयानिया हो तो फिर उम्मीदवार इतना अहम नहीं होता। यहाँ जबकि अवाम ने उसी जमात को अपनी सीटें लौटाई हैं। नहीं सर, सीटें लौटाई नहीं है, भारी अक्सरियत से जितवाई हैं, क्योंकि आम इंतखाबात में आप लोगों ने जो सीटें 2,500 हज़ार के मार्जिन से जीती थी, आप वो 20-20 हज़ार के मार्जिन से आप लोग जो है वो उन सीटों पर जीते हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता बल्कि भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीता है। उसी पर अर्ज कर रहा हूँ कि ये बराह रास्त नतीजा है कि चूंकि आम इंतखाबात को ज्यादा अरसा नहीं हुआ और अब जबकि उनके नतीजे में हुकूमतें कायम हो गई हैं, तो हुकूमतें कायम होने की बुनियाद पर यह वोट डाला गया है कि पाकिस्तान की अवाम ये चाहते हैं कि अब जो हुकूमतें कायम की गई हैं उनकी कारकर्दगी को देखा जाए। कि अब उनको निकालने का तो कोई जो तरीक़ेकार है वो सवाए पार्लियामान की या असम्बली के मौजूद नहीं है। और असम्बली में मसलन कौमी असम्बली में 224-81 के नंबर्स हैं, तो लिहाजा आप सब की ख्वाहिश यही है कि ये जो हुकूमतें बन गई हैं, जिसपे इतराज़ात भी हो सकते हैं, लेकिन अब जबकि ये हुकूमतें कायम हो गई हैं तो इन हुकूमतों को काम करने दिया जाए। इस वक्त बयानिया या मज़ाहमत या इनकलाब से ज्यादा अहम हाकमियत है, और यही टेस्ट है तमाम हुकूमतों का कि वो पाकिस्तान के अवाम को कैसी हाकमियत फराहम करते। अच्छा सर, आप मईशत की बात कर रहे थे, एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान को अब अगले 3 सालों के अंदर तकरीबन 70 अरब डॉलर्स चाहिए। तो सर ये 70 अरब डॉलर्स कहाँ से आएंगे? जी, ये 70 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म से आएंगे, ये प्राइवेटाइजेशन से आएंगे, ये हुकूमती खर्चे कम करने से आएंगे, ये हुकूमती कर्जे लेने की जो रफ्तार है उसको कम करने से आएंगे, और ये इंशाल्लाह इकोनॉमिक ग्रोथ से आएंगे। देखिए, हमें एसेंशियली जो हमने लास्ट संजीदा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी थी वो 2017-18 की ग्रोथ थी 6.1% की। उसके बाद जो ग्रोथ हुई वो तो जब एक दफा बहुत डिप आ गया, माइनस में इकोनॉमी चली गई, उसके बाद दोबारा, लेकिन जिस लेवल पे हम 2017-18 में थे उस तक भी अभी तक इकोनॉमी का साइज नहीं पहुंच पाया। तो हमें जो है जब ग्रोथ होती है तो आज खुद उससे टैक्सेशन रेज होती है, उससे पाकिस्तान में जो नए मौके कारोबार के पैदा होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ सिर्फ अगर हम ये कहें कि जी
हम मौजूदा हालात से ही ये 70 अरब पैदा वापस कर पाएंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए जो अंदरूनी रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वो भी, और उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ी संजीदा से चाहिए होगी 2025 के बाद से, तभी ये हम कर पाए। लेकिन सर, आपने ये जो तवक्कुआत नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब से वाबस्ता कर ली हैं कि वो आपको अब 70 अरब डॉलर्स जो है वो कमा कर देंगे, आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अनरियलिस्टिक सी है? क्योंकि आप लोगों ने ये तवक्कुआत कभी इसहाक डार साहब से या मिफ्ता इस्माइल साहब से तो कभी वाबस्ता नहीं की थी ना, उन्होंने आपको कभी इतने पैसे कमा कर दिए। तो काफी टफ टारगेट्स नहीं दे रहे आप लोग मोहम्मद औरंगजेब साहब को? जी, वो यही है कि खास तौर पे जो ये एक सियासी नुक्ता नजर है कि 2017 के बाद से पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार आया, मोहम्मद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से, तब से पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम नहीं पा सकी। अब जबकि और बहुत सारे इशूज जो उस वक्त मौजूद नहीं थे आज वो हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान को एक बैनुल-अक़वामी हालात में तब्दीली आई है और दुनिया अब उस तरह पाकिस्तान की मदद करने के लिए, या मसलन IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो हर दफ़ा पहले से ज़्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि मगरबी दुनिया पाकिस्तान को अब उस नज़र से नहीं देख रही जो पहले जिस नज़र से वो देखते थे जब वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो लिहाजा एक बड़ा टफ टारगेट है, और बहुत सारे जो हमने इस्लाहात या रिफॉर्म्स पोस्टपोन की हुई थी, मौखर की हुई थी, वो बिलाखिर अब बिल जो है वो ड्यू हो गया है। ये औरंगजेब साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, जिसमें हुकूमत के खर्चे कम करना भी शामिल है, हुकूमत के कर्जे कम करना भी शामिल है, और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ एक गहरी मुशावरत के बाद एक ग्रोथ एजेंडा देना भी शामिल है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये जो ईरानी सदर के हालिया दौरे के अंदर हम लोगों ने अपना ट्रेड वॉल्यूम ईरान के साथ जो है वो 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाया है, इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि कितनी इंपोर्ट्स होंगी, कितनी एक्सपोर्ट्स होंगी? क्योंकि अगर तो ये ट्रेड जो है ये पाकिस्तान से टुवर्ड्स ईरान जा है तो ये तो चले खुशी की बात है, लेकिन अदरवाइज केस में तो फिर डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये जो ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसमें कितनी इंपोर्ट्स होंगी, कितनी एक्सपोर्ट्स होंगी? जी देखिए, ये $10 बिलियन एक टारगेट है। अभी तो गालिबन 2 अरब डॉलर से भी कम पाकिस्तान और ईरान का ट्रेड है, इसको लेकर जाना है। और क्योंकि ईरान के ऊपर अभी भी बहुत बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस हैं, तो लिहाजा जो नॉर्मल तरीका है डॉलराइज्ड ट्रेड का, वो ईरान के साथ नहीं हो सकता। हमें उसके लिए दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। लेकिन ईरान चूंकि हमारा एक हमसाया मुल्क है और बहुत सारी ऐसी चीजें वो बनाते हैं जहां उनकी स्ट्रेंथ है, मसलन स्टील के अंदर स्ट्रेंथ है, उनकी जो ऑफकोर्स पेट्रोलियम के अंदर स्ट्रेंथ है, गैस में स्ट्रेंथ है। इस तरह पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक बहुत, अभी भी बहुत सारी पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है किसी ना किसी तरह ईरान पहुंच जाती हैं। बहुत सारे जो हमारे गारमेंट्स हैं वो वहां जाते हैं। इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके किया जाए और उसका कोई मैकेनिज्म जो कि डॉलर से अलहदा हमें करना पड़ेगा, थोड़ी सी क्रिएटिव किस्म की सोच की जरूरत है, तो ये हो सकता। अच्छा सर, आपका तो ये पोर्टफोलियो भी रहा है, मुझे बताइएगा कि आपको ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचता दिखाई दे रहे हैं? जी हो सकता है, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया था उस पर बिल आखिर अमल दरामद हो रहा है। उसका स्केल बहुत कम कर दिया गया है ताकि जो बैनुल-अक़वामी जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है पाकिस्तान का वो कम से कम हो। हमने पीडीएम की गवर्नमेंट में जो एक प्रोजेक्ट बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया वो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि उसी दौर में हमने एग्रीमेंट साइन किया कि बोलान जो ईरान का बॉर्डर है वहां से गवादर तक बिजली की एक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीडीएम दौर में ही वो लाइन बिछाकर उसको फिर वज़ीर शहबाज शरीफ ने और यही सदर रईसानी थे पिछले साल मई में उसको चालू भी कर दिया था। तो एक ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी ट्रेड की जगह मौजूद है और उसके मुख्तलिफ तरीके उसके लिए इख्तियार किए जाते हैं पेमेंट्स करने के लिए, लेकिन इसको पाइपलाइन को हमें पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है, वो पाकिस्तान की अपनी गैस जो है वो तेज़ी से कम हो रही है। इस प्रोजेक्ट को हमें हर सूरत मुकम्मल करना चाहिए। अच्छा सर, कुछ बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी कर लें, बड़ा अहम मसला है ये भी, और कोई फैसला नहीं हो पा रहा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। आपको नहीं लगता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन के पास जानी चाहिए?
जी देखिए, ये कोई कानून नहीं है, और ये एक रिवाज 2008 में जब मुफाहमत की हुकूमत थी, जिसको आज की ऑपोजिशन मिली भगत कहा करती थी कि जी इनका तो आपस में मिली भगत है। उस वक्त एक माहौल को बेहतर रखने के लिए तरीकेकार इख्तियार किया गया था कि ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफर की जाए, लेकिन किसी भी कानून में और असेंबली के कवानीन में ये ऑपोजिशन का हक नहीं है। सर यही बात जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी तो कि चूंकि आप लोगों की हुकूमत के ऑडिट पैरस को सेटल करना है तो इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए, तब नून लीग अड़ गई, शहबाज शरीफ साहब अड़ गए और अल्टीमेटली आप लोगों ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ली। अब जो है वो आप लोग मुतजाद स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं दे रहा। मैं ये समझता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ जो है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने इंतशार और फसाद के घोड़े से नीचे उतरें, जो पाकिस्तान के अवाम ने उनको जिम्मेदारी दी है अपने वोट के जरिए, उसका एहसास करें, तो ये जरूर हो सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर मुस्तकिल, और हमें पिछले 1-2 दिन में कुछ थोड़ी सी बेहतरी भी महसूस हुई है कि अगर हम पहले से बेहतर माहौल बना है, तो अगर पहले से बेहतर माहौल बनता है, लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पे एक दिन बेहतर माहौल है और अगले दिन फिर वो गर्दनें और टांगे तोड़ने की धमकियां देंगे या बड़के मारना शुरू कर देंगे, तो ये उनके ऊपर है कि क्या वो माहौल को बेहतर करके ये जो एक मुहज़्ज़ब तरीका है। तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 2021 के बजट में इनके वफाकी वज़रा ने मेज पर चढ़कर उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बजट की किताबें फिजिकली मारी थी। लेकिन सर पार्लियामान के माहौल में और कमेटीज के माहौल में काफी फर्क होता है। इवन पीडीएम के दौर में भी सेनेट की जिन कमेटीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, बल्कि कुछ कमेटीज को वो हेड भी कर रहे थे, तो वहां पर काफी पुरसकून अंदाज में काम होता रहा। जी देखिए, बस मैं तो ये कहूंगा कि चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, अगर पीटीआई ये फैसला करे कि अब किताबें नहीं मारनी अपनी मुखालिफ जमात को, और जो अवाम ने उनकी जिम्मेदारी लगाई उसको पूरा करना है, तो ये सब जो मुहज़्ज़ब तरीके हैं पार्लियामान को चलाने के, इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।